नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान से आज एक अच्छी खबर आई। वहां लश्कर-ए-तैयबा के टॉप लेवल के आतंकी को किसी ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद यह आतंकी पंजाब के सिंध इलाके में सड़क पर ही तड़पता रहा और लोग उसे घेर कर खड़े रहे। फायरिंग में मारे गए इस आतंकी का नाम सैफुल्लाह है, जो लश्कर का डिप्टी कमांडर था। साल 2001 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमले में इसकी भूमिका थी। 2005 में जब बेंगलुरु में आईआईएससी पर हमला हुआ तब उसमें भी ये शामिल था। और इसके अलावा सैफुल्लाह ने 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रची थी। यह आतंकी नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का पूरा मॉड्यूल संभालता था और इसका मुख्य काम लश्कर की आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर और आर्थिक मदद जुटाना था। सैफुल्लाह नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत भेजता था, लेकिन आज उसका किसी ने सफाया कर दिया। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भारतीय सेना के शौर्य को दिखाया गया। सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कड़ा सबक सिखाया है। पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई, गुस्सा नहीं लावा था। ये भारतीय सेना का पराक्रम, ये जाबाज जवानों के हौसले की कहानी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो ताउम्र याद रखेगा। 9 मई की रात करीब 9 बजे भारत की शूरवीर सेना ने दुश्मन के उन सभी पोस्ट को तबाह कर दिया जहां सीज़फायर का उल्लंघन हो। सेना ने उन सभी पोस्ट को मिट्टी में मिला दिया, एक ही झटके में उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तानी सेना के कई पोस्ट एकदम सटीक निशाने से बर्बाद हो गए। जहां से भी हलचल दिखी उन ठिकानों को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सटीक प्लानिंग की और एक्शन लिया। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे घुटनों पर ला दिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उसकी हकीकत पूरी दुनिया जानती है और इसी हकीकत का एक नया किस्सा हम आपको बताते हैं। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तब एलओसी के दूसरी तरफ भारी गोलीबारी की जा रही थी। पाकिस्तान ने सैकड़ों की संख्या में बम फेंके। ये सभी बम रिहायशी इलाकों के आसपास आकर गिरे, लेकिन इसमें से 42 बम ऐसे थे जो फटे ही नहीं। आज पुंछ में इन फुस बमों को स्थानीय पुलिस की मदद से सेना ने डिफ्यूज किया। भले ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन लोगों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। आज वाराणसी में लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की की शव यात्रा निकाली। ये शव यात्रा वाराणसी के लम्ही इलाके में निकाली गई, जिसमें एक शव पाकिस्तान का था तो दूसरा तुर्की का। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। लोगों में जितना विरोध और गुस्सा पाकिस्तान को लेकर था, उतना ही तुर्कियों को लेकर भी दिखा। लोग इस बात से नाराज थे कि जिस तुर्की के मुश्किल वक्त में भारत ने मदद की, उसने पाकिस्तान की मदद कर भारत को धोखा दिया। वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। पहले दोनों देशों की शव यात्रा निकाली गई, फिर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। बड़ी बात ये रही कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का मामला केवल ज्योति मल्होत्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हरियाणा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अन्य कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी गजाला, जो कि पंजाब के मलेर कोटला की रहने वाली है। आरोपी देविंदर सिंह ढिल्लो को पुलिस ने कैथल से गिरफ्तार किया। एक और आरोपी अरमान का ताल्लुक हरियाणा के नूह से है। वहीं नोमान इलाही के नाम सामने आ रहे हैं। नोमान इलाही का कनेक्शन यूपी के कैराना से है। इसके अलावा यासीन मोहब्बत की गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरी तस्वीर है। इन सब के बीच तिरंगा यात्रा के बाद अब बीजेपी दिल्ली में सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी, जो कल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में निकाली जाएगी। अब विपक्ष के कुछ नेता इसे सियासत से जोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। जिस तरह इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान में
आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, अब उसी का जश्न देश की राजधानी दिल्ली में कल मनाया जाएगा, जिसे सिंदूर यात्रा का नाम दिया गया है। ये यात्रा सोमवार को शाम 4:30 बजे कनॉट प्लेस इनर सर्किल से शुरू होगी। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। उनके साथ हजारों महिलाएं पारंपरिक भारतीय परिधानों में माथे पर सिंदूर लगाए हुए नजर आएंगी। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली में शौर्य सम्मान यात्रा भी निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। ये यात्रा कर्तव्य पथ से शुरू होकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक निकाली गई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में तिरंगा यात्रा के जरिए मनाया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के नागपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश, सेना के शौर्य पर गर्व साफ साफ देखने को मिला। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। बता दें कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के तुमकुरु में 1000 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यात्रा निकाली गई, जो SIT इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से शुरू होकर पूरे शहर में घूमी। इस यात्रा में भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, नर्सिंग छात्र और हजारों लोग शामिल थे। मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके बाद आकाश आनंद ने मायावती का धन्यवाद किया है। दिल्ली में बीएसपी की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी। पार्टी में वापसी के बाद आकाश आनंद पहली बार मायावती के साथ नजर आए और बैठक में मायावती ने ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, बल्कि बिहार का स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिया। फैसले के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर मायावती का धन्यवाद किया और लिखा, उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया है कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। आकाश आनंद ने मायावती से वादा किया कि वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे और कभी भी उन्हें निराश नहीं करेंगे। इससे पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई और आकाश आनंद ने वादा किया है कि अब वो कभी भी अपने ससुर के बहकावे में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं संभल की। संभल में एक पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर एक धर्मगुरु को बिठा दिया और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे और यहीं से बवाल हो गया। ये संभल के बहजोई थाने के अंदर की तस्वीर है। इंस्पेक्टर की जिस कुर्सी पर बैठने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, लाखों लोगों की दौड़ में खुद को आगे निकालते हैं, घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहाँ एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं और उन्हें बैठाया है विनोद शर्मा नाम के पुलिस अधिकारी ने, जो इस थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन अब वायरल हो गई है और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को शिकायत भेजी है। ये प्रथम दृष्टया आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का मामला दिखते हैं। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को इन समस्त फोटोग्राफ के प्रमाण भेजते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की मांग की है। अमिताभ ठाकुर इसी से पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम में गदा लेकर घूमते नजर आए थे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को बैठा दिया गया होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। मुंबई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने वाली बीएमसी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बीएमसी ने बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और पूछा है कि उनके अवैध अतिक्रमण को क्यों न हटा दिया जाए। दरअसल मुंबई के मलाड इलाके में मिथुन चक्रवर्ती का घर है और इसी घर के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे अवैध अतिक्रमण बताया गया है। बीएमसी ने कहा है कि बिना अनुमति के 2 फ्लोर वाला स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। इस स्ट्रक्चर को बनाने में ईंट, लकड़ी की पट्टियां, कांच की दीवारों का इस्तेमाल हुआ, जो नियमों का उल्लंघन है। बीएमसी ने साफ कहा है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे।
इससे पहले साल 2011 में भी बीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को इसी तरह का नोटिस दिया था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। बिहार की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी का विलय जन सुराज में कर लिया है। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। भाई, मैंने पहले कहा कि आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं, तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। आरसीपी सिंह को राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो जेडीयू को मजबूत करने वाले सदस्यों में से एक रहे हैं। तो जन सुराज से बिहार की जनता को बहुत आशा है, तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं है। लेकिन वो बिहार में जन सुराज की जड़ें कितनी मजबूत कर पाएंगे, इसकी एक परीक्षा इसी विधानसभा चुनाव में होनी है। आरसीपी सिंह पीके के साथ आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी से अलग होकर आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। वहीं बीजेपी में आने के पहले वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र सरकार की तारीफ कर अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन राजस्थान के एक कांग्रेस विधायक उसी राह पर चल पड़े हैं और राजस्थान के सीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। आभारी हूँ मैं आपका जीवन भर के लिए। आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। कर्जू के देवता हो। आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूँगा कि ऐसा महान व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को। ये सारी बातें उन्होंने फोन पर सीएम भजनलाल शर्मा से की। 5 बार के विधायक श्रवण कुमार की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में होती है। श्रवण कुमार झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ सीट से विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दौरान श्रवण कुमार ने कहा था कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो 2026 में वो प्राण त्याग देंगे। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू और आसपास में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए कुंभाराम जल परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे श्रवण कुमार भजनलाल शर्मा के मुरीद हो गए। वहीं इंदौर में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के भाई की पहले गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव को तालाब के पास गाड़ दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक का फोन लेकर आरोपी सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए राजस्थान की मंडफिया पहुंच गया। इस हत्या में 4 आरोपी शामिल थे। सभी इसे फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पूरा सच कबूल कर लिया और जिस जगह डेड बॉडी को दफनाया था वो भी बता दिया। विशाल चौहान नाम के व्यक्ति को जिन्होंने हत्या करके 1 तारीख को और उसके शव को गाड़ दिया था तालाब के पास, उसमें एक मुख्य आरोपी को हमने रोहित परमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पे ही पूरा इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश रोहित परमार और उसके एक साथी वीरेंद्र ने मिलकर रची थी। दोनों ने मिलकर विशाल की हत्या की। वहीं 2 आरोपियों ने दफनाने में मदद की। आरोपियों की कोशिश एक सबूत मिटाने की थी। पूरी प्लानिंग दृश्यम फिल्म देखकर रची गई थी, लेकिन कानून के आगे इनकी एक न चली। हैदराबाद में चार मीनार के पास भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें जिंदा जलकर 17 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 8 बच्चे भी हैं। तमाम लोगों के घायल होने की खबर है। सुबह करीब 6 बज रहे थे, तभी गुलजार हाउस में बनी एक बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। घटना के समय बिल्डिंग में 30 लोग मौजूद थे। इसमें कई लोग घायल हुए तो कई लोगों की सांसें थम गई। छत के ऊपर दिख रहा धुएं का यह मंजर बता रहा है कि आग कितनी भीषण थी। इसे बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां लगाई गई, जिन्होंने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते थे। बिल्डिंग में सिर्फ एक सकरी सीढ़ी थी, जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। हादसे में जिन 8 बच्चों की जान गई है, उनमें सभी 7 साल से छोटे हैं। आग इतनी भीषण थी कि बिल्डिंग के अंदर सब कुछ राख हो गया। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत नींद में ही हो गई थी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की बात सामने आ रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो हैदराबाद में यह सबसे बड़ा अग्निकांड है। लोग इस हादसे को लेकर गुस्से में हैं, क्योंकि अगर सिस्टम में खामियां ना होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
सुबह 10 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी घटनास्थल पर पहुंचे तो लोगों ने सिस्टम के फेल होने की पोल खोल दी। पानी नहीं था सर, 7:30 तक पानी नहीं था। फायर ब्रिगेड आके पानी चालू नहीं करा। 7:38 तक पानी नहीं चालू करे सर। फिर ना हमें बच्चे नहीं कर सकते। 1 साल का बच्चा था सर। दोपहर में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एक खानदान जो पिछले 125 साल से इस इलाके में रह रहा है, उन्हीं के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स 17 लोगों की आज मौत हुई है। बड़ी तकलीफदेह बात है, अफसोसनाक बात है। लोगों के अंदर सिस्टम की नाकामी को लेकर गुस्सा है, क्योंकि अगर सिस्टम ने साथ दिया होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण आग ने कई घंटे का तांडव मचाया। 12 घंटे के बाद ये आग बुझ गई थी, लेकिन एक बार फिर चिंगारी भड़की और आग ने तांडव ऐसा मचाया कि इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। ये आग सोलापुर MIDC के सेंट्रल इंडस्ट्री कारखाने में लगी थी। आग का धुआं देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। ये धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। पहली बार आग की लपटें रात 3 बजे उठी। धीरे धीरे आग विकराल होती गई और पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 14 घंटे के बाद शाम करीब 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद कूलिंग के चलते एक बार फिर आग भड़क गई और आसमान में एक बार फिर धुआं नजर आने लगा। आग इतनी भयानक थी कि सोलापुर शहर के साथ साथ कई दूसरी जगहों से भी फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियां मंगवाई गई। बड़ी मात्रा में पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन आग सुलगती रही। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी भी झुलस गए। इस आग में फैक्ट्री मालिक उस्मान मंसूरी और उनके परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई। आग में जलकर जिन लोगों ने जिंदगी गंवाई, उनके शव तक पहचान में नहीं आ रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बस वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में लपटों ने पूरी वर्कशॉप को चपेट में ले लिया। आग से वर्कशॉप में खड़ी 3 बसें और एक 2 चेन गाड़ी जलकर राख हो गई। आप अंदर बन जाओ। भयंकर आग का धुआं और आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। जहां आग लगी वो बस की एक बड़ी वर्कशॉप, जिसमें उस वक्त 20 से 25 बसें वर्कशॉप में मौजूद थी। वो तो भला हो फायर ब्रिगेड की टीम का, जिसने समय रहते कई बसों को जलने से बचा लिया, नहीं तो हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। यहाँ अन्य बसें जो खड़ी हुई थी वहाँ आग को न बढ़ने पाए, इसके अथक प्रयास करके आग को आगे बढ़ने से रोका गया और तीनों बसों में और एक जो छोटी गाड़ी थी उसको घेर करके आग को जो पूरी तरह से बुझा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हादसा और भी बड़ा हो जाता। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने की वजहों की तलाश में जुटे हैं। पंजाब के मोगा में पुलिस और निहंगों के बीच भिड़ंत हो गई। इतना ही नहीं, सरेआम तलवारें लहराई गईं। पुलिस ने 3 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। निहंगों पर एक होटल मालिक से पैसे मांगने का आरोप है। कोटकपुरा बाईपास के पास जब निहंगों की पुलिस से भिड़ंत हुई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। निहंगों पर आरोप है कि उन्होंने एक होटल मालिक से होटल में गलत काम होने का हवाला देते हुए पैसे मांगे। विवाद होने पर होटल मालिक की पिस्तौल भी छीन ली। पुलिस पहुंची तो निहंगों ने पुलिस पर भी तलवार से हमला कर दिया। पुलिस और निहंगों के बीच सड़क पर झड़प हो रही थी। पुलिस जब भी उनको पकड़ने की कोशिश करती, निहंग तलवार दिखाकर डराने की कोशिश करते। पुलिस ने 3 निहंगों को मौके से गिरफ्तार किया है। नहीं, कोई किसी दे सर्टिफिकेट नहीं हैगी, वो तो फड़ के ले गए सीगे। ਉਹਦੇ कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ कर रहे हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके रिमांड लेके अगली कार्रवाई की। उनके पास से एक गाड़ी और होटल मालिक से छीनी गई पिस्टल भी बरामद हुई है। चेन्नई से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यहां पर कार बड़े गड्ढे में गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित रहा। गड्ढा बहुत बड़ा है और उसमें पूरी कार समा गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना खतरनाक है। जानकारी मिलते ही चेन्नई पुलिस एक्शन में आई। हादसे वाली जगह की घेराबंदी की गई। चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए। एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया। कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। ड्राइवर बिना किसी चोट के बाहर निकाल लिया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।